सूर्य की पहली किरणें जब अवंतीपुर के विशाल महलों के सुनहरे गुंबदों को छूती थी तो पूरा शहर चमक उठता था। ये धन और वैभव का नगर था। यहां की हवा में इत्र की खुशबू और गलियों में रेशम की सरसराहट हमेशा रहती थी। लेकिन इस चमक दमक के बीच राजकुमार आर्यन का जीवन एक सोने के पिंजरे जैसा था। आर्यन अवंतीपुर का एकमात्र वारिस, देखने में किसी देवता की मूर्ति जैसा था। चौड़ा माथा, तेज आंखें और एक शाही चाल जो बिना बोले ही हुकूमत जाहिर करती थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसे राजकाज, तलवारबाजी और राजनीति की पेचीदगियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल धड़कता था रंगों के लिए, आकृतियों के लिए और उस कला के लिए जिसे राजमहल में तुच्छ समझा जाता था। वो छुप छुप कर चित्रकारी करता था, लेकिन उसे हमेशा यही सुनने को मिलता, राजकुमार, हाथ में तलवार शोभा देती है, तूलिका, ब्रश नहीं। दूसरी ओर शहर की चकाचौंध से दूर, जहां शिप्रा नदी का शांत प्रवाह बहता था, वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां कच्ची मिट्टी की सौंधी महक थी। ये कुम्हारों की बस्ती थी। वृंदा, मिट्टी की बेटी, इसी बस्ती में वृंदा रहती थी। वृंदा के पिता नहीं थे और अपनी बूढ़ी मां के साथ वो पुश्तैनी चाक, पॉटर्स व्हील चलाती थी। वृंदा कोई साधारण लड़की नहीं थी। जब वो गीली मिट्टी को अपने कोमल हाथों से छूती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो मिट्टी से बातें कर रही हो। उसके हाथ चलते नहीं थे, बल्कि नृत्य करते थे। वृंदा सांवली सलोनी थी, जैसे पकी हुई मिट्टी का रंग हो। उसकी आंखों में नदी की गहराई थी। वो न तो रेशम पहनती थी और न ही आभूषण, लेकिन जब वो अपने काम में मग्न होती तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों से ज्यादा चमकती थी। मुलाकात की भूमिका। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। राज्य में वार्षिक कला उत्सव की तैयारी चल रही थी। ये वो समय था जब राज्य भर के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने राजधानी आते थे। हालांकि राजपरिवार के लोग इन मेलों में केवल औपचारिकता के लिए जाते थे, लेकिन राजकुमार आर्यन के लिए ये साल का सबसे बेशकीमती दिन होता था। इस बार आर्यन ने तय किया था कि वो राजकुमार बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक के भेष में मेले का आनंद लेगा। वो देखना चाहता था कि असली कला क्या होती है, बिना किसी चापलूसी के। उसने साधारण सूती वस्त्र पहने, चेहरे को एक साफे, स्कार्फ से थोड़ा ढका और महल के चोर दरवाजे से बाहर निकल गया। शहर की भीड़ में खोकर उसे पहली बार आजादी का एहसास हुआ। मेले का दृश्य, मेला रंगों और आवाजों का समुद्र था। कहीं कांच की चूड़ियां खनक रही थी तो कहीं लकड़ी के खिलौने बिक रहे थे। आर्यन हर स्टॉल पर रुकता, चीजों को ध्यान से देखता, लेकिन उसे वो जादू नहीं मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। सब कुछ बिकाऊ लग रहा था, सब कुछ बनावटी। तभी उसकी नजर मेले के सबसे आखिरी छोर पर पड़ी, जहां भीड़ थोड़ी कम थी। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। कोई तामझाम नहीं, कोई सजावट नहीं, बस सादगी। आर्यन खींचा चला गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि उन बर्तनों के बीच एक सुराही, पिचर, रखी थी। वो सुराही इतनी जीवंत थी कि लगा जैसे अभी सांस ले लेगी। उस पर नक्काशी नहीं थी, बल्कि उसे ऐसे आकार दिया गया था जैसे हवा के झोंके ने मिट्टी को मोड़ दिया हो। आर्यन ने झुककर उस सुराही को उठाया। ठंडी मिट्टी का स्पर्श उसकी उंगलियों में एक सिहरन पैदा कर गया। संभल कर साहब, वो अभी पूरी तरह पकी नहीं है। एक खनकती हुई आवाज ने आर्यन का ध्यान तोड़ा। उसने नजर उठाई। सामने वृंदा बैठी थी। हाथों में गीली मिट्टी लगी थी और वो एक नई मूर्ति गढ़ रही थी। उसने आर्यन की तरफ देखा भी नहीं। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। आर्यन ने पहली बार किसी को उसे साहब कहते सुना था। राजकुमार नहीं,
ये अद्भुत है, आर्यन के मुंह से निकला। किसने बनाया है इसे? वृंदा ने अवसर उठाया। उसकी गहरी काली आंखें आर्यन की आंखों से टकराईं। उस पल आर्यन को लगा जैसे समय रुक गया हो। वो चेहरा जिस पर मिट्टी के दाग थे, उसे महल की किसी भी राजकुमारी से ज्यादा सुंदर लगा। मिट्टी अपना आकार खुद चुनती है, वृंदा ने सरल भाव से उत्तर दिया। मैं तो बस उसका माध्यम हूं। यह जवाब आर्यन के दिल में तीर की तरह लगा। उसने आज तक सिर्फ यह सुना था कि राजा प्रजा को आकार देता है, लेकिन यहां कोई कह रहा था कि माध्यम बनो, मालिक नहीं। आर्यन वही बैठ गया, जमीन पर। एक राजकुमार का धूल में बैठना अकल्पनीय था, लेकिन वो भूल चुका था कि वो कौन है। क्या मैं तुम्हें काम करते देख सकता हूं? उसने पूछा। वृंदा को थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर ग्राहक दाम पूछते थे और चले जाते थे। ये परदेसी आदमी दाम नहीं पूछ रहा था, वो कला देखना चाहता था। देखने के कोई दाम नहीं लगते, वृंदा ने मुस्कुराते हुए कहा और दोबारा अपना चाक घुमा दिया। पहला संवाद। चाक घूमने लगा। घुंघू की धीमी आवाज के साथ गीली मिट्टी का लोंदा घूमने लगा। आर्यन एकटक देखता रहा। वृंदा की उंगलियां मिट्टी के बीच धंसती और एक बेजान चीज को आकार मिलने लगता। तुम इसमें क्या बना रही हो? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। ये एक दीपक है, वृंदा ने बिना रुके कहा, लेकिन ये तेल के लिए नहीं है। तो फिर? ये उम्मीद के लिए है। मैं इसे ऐसा बना रही हूं कि जब इसमें लौ जले तो उसकी परछाई दीवार पर एक उड़ते हुए पक्षी की तरह दिखे। अंधेरे में भी आजादी का एहसास होना चाहिए। आर्यन स्तब्ध रह गया। आजादी, यही तो वो शब्द था जो उसकी आत्मा ढूंढ रही थी। मेरा नाम आरव है, आर्यन ने झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजसी दीवारें उनके बीच आएं। मैं एक चित्रकार हूं, या बनने की कोशिश कर रहा हूं। वृंदा की आंखों में चमक आ गई। चित्रकार? तो फिर आप समझते होंगे कि जब कोई कृति अधूरी रह जाती है तो कितना दर्द होता है। हां, आर्यन ने उदासी से कहा, खासकर तब जब आपको उसे पूरा करने की इजाजत न हो। वृंदा रुकी। उसने चाक को धीमा किया और आर्यन को गौर से देखा। उसे उस अजनबी की आंखों में एक गहरा अकेलापन दिखा, जो उसे अपनी मिट्टी की तरह ही कच्चा और सच्चा लगा। मिट्टी को सूखने के लिए धूप चाहिए होती है, आरव, वृंदा ने धीरे से कहा, और कलाकार को आजादी। अगर पिंजरा सोने का भी हो तो भी पक्षी उड़ना नहीं भूलता। तुम अपनी तुलिका, ब्रश को रोको मत। उस शाम सूरज ढलने तक आर्यन वही बैठा रहा। उन्होंने कला, जीवन और प्रकृति पर बातें की। आर्यन ने उसे महल के रस्मों रिवाजों के बारे में बताया, बिना ये बताए कि वो राजकुमार है। और वृंदा ने उसे बताया कि कैसे नदी हर दिन बदलती है। जाते वक्त आर्यन ने वो सुराही खरीदनी चाहिए। उसने अपनी जेब से एक सोने की अशर्फी, गोल्ड कॉइन, निकाली। वृंदा ने अशर्फी देखकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये बहुत ज्यादा है, मेरे पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा। मैं ये नहीं ले सकती। ये कीमत सुराही की नहीं, उस सीख की है जो तुमने मुझे आज दी, आर्यन ने कहा। कला बिकाऊ नहीं होती, आरव, वृंदा ने स्वाभिमान से कहा। अगर इसे ले जाना है तो इसके बदले मुझे कुछ ऐसा दो जो बाजार में न मिलता हो। आर्यन उलझन में पड़ गया। क्या चाहिए तुम्हें? वृंदा ने एक सूखे हुए फूल की ओर इशारा किया जो आर्यन के साफे में फंसा था। शायद जंगल से आते वक्त गिर गया था। वो फूल, वो कुदरत का है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं। आर्यन मुस्कुराया। उसने वो सूखा फूल वृंदा की हथेली पर रख दिया और बदले में वो कच्ची मिट्टी की सुराही उठा ली। जब वो वापस महल की ओर जा रहा था तो उसके हाथों में मिट्टी की सुराही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने पूरी दुनिया का खजाना पा लिया है। उसे पता नहीं था कि ये मुलाकात एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जो अवंतीपुर की नींव हिलाने वाला था। महल में वापसी। रात के अंधेरे में आर्यन अपने कक्ष में लौटा।
उसने सुराही को अपने मखमली बिस्तर के पास रखा। वो सुराही महल की भव्यता के बीच बेमें लग रही थी, लेकिन आर्यन के लिए वही सबसे सुंदर थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और महाराज विक्रम सिंह, आर्यन के पिता, ने प्रवेश किया। उनके चेहरे पर क्रोध था। तुम कहाँ थे आर्यन? आज विदेशी राजदूत आए थे और युवराज गायब थे। महाराज की आवाज गूंजी। आर्यन का दिल जोर से धड़का, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं था। वृंदा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। पिंजरा सोने का भी हो। मैं राज्य का निरीक्षण कर रहा था पिताजी, आर्यन ने नजरें झुकाकर कहा। महाराज की नजर उस मिट्टी की सुराही पर पड़ी। उन्होंने उसे घृणा से देखा। ये कूड़ा यहां राजकक्ष में क्या कर रहा है? इसे अभी फिंकवाओ। ये कूड़ा नहीं है, आर्यन ने अचानक बीच में टोका। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। ये कला है। महाराज हैरान रह गए। उनका आज्ञाकारी बेटा पहली बार पलटकर बोल रहा था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। कल सुबह दरबार में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है, महाराज ने सख्त लहजे में कहा और मुड़कर चले गए। और इस मिट्टी के टुकड़े को अपनी नजरों से दूर कर देना। दरवाजा बंद हो गया। आर्यन ने सुराही को अपने सीने से लगा लिया। उसे पता था कि आज से उसका दोहरा जीवन शुरू हो गया है। एक तरफ उसका राजधर्म था और दूसरी तरफ वृंदा की वो दुनिया जहां वो सिर्फ आरव था। वो अभी नहीं जानता था कि वृंदा भी अपनी झोपड़ी में बैठी उसी सूखे फूल को देख रही थी, ये सोचते हुए कि वो अजीब परदेसी कौन था जिसकी आंखों में इतना दर्द और इतनी गहराई थी। कहानी अभी शुरू हुई थी। महीने बीतते गए। वसंत के बाद ग्रीष्म आया और फिर वर्षा ऋतु, जिसने शिप्रा नदी को और गहरा कर दिया। इन बदलते मौसमों के साथ राजकुमार आर्यन का आरव के रूप में जीवन भी गहरा होता गया। वो अब हर दूसरे दिन महल से चोरी छिपे निकलता और वृंदा की कुटिया पर पहुंच जाता। वृंदा को अभी भी यही लगता था कि आरव एक संघर्षरत चित्रकार है। उसने आरव को चाक चलाना सिखाया और आरव ने उसे रंगों की समझ दी। मिट्टी और कैनवास का ये मिलन दो आत्माओं का मिलन बन गया। एक बरसात की शाम, जब वे दोनों कुटिया के बाहर बैठे बारिश को देख रहे थे, वृंदा ने पूछा, आरव, तुम्हारे चित्रों में हमेशा एक अधूरापन क्यों होता है? तुम कभी किसी चेहरे की आंखें पूरी क्यों नहीं बनाते? आर्यन, आरव ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि आंखें सच बोलती है, वृंदा, और मेरी दुनिया में सच बोलने की मनाही है। वृंदा को लगा कि वो शायद अपने गरीब जीवन की बात कर रहा है। उसने अपना मिट्टी सना हाथ आर्यन के हाथ पर रख दिया। मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती, आरव। जब तुम इसमें हाथ डालोगे तो तुम्हारा सच अपने आप आकार ले लेगा। उस स्पर्श ने आर्यन के भीतर के द्वंद्व को शांत कर दिया। उसे उस पल एहसास हुआ कि वो अब अवंतीपुर के सिंहासन के बिना जी सकता है, लेकिन वृंदा के बिना नहीं। लेकिन महलों की दीवारों के कान होते हैं। महाराज विक्रम सिंह के महामंत्री कालनेमी, जो हमेशा से आर्यन की जासूसी करते थे, उन्हें आर्यन के बार बार गायब होने की खबर लग गई थी। एक दिन कालनेमी ने आर्यन का पीछा किया। उसने देखा कि राज्य का भावी राजा एक मामूली कुम्हारिन के साथ बैठकर मिट्टी गूंथ रहा है और हंस रहा है। एक ऐसी हंसी जो महल में कभी नहीं गूंजी थी। कालनेमी ने तुरंत महाराज को सूचित किया, महाराज, अवंतीपुर का भविष्य खतरे में है। युवराज ने राजसी गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। वे एक नीची जाति की लड़की के प्रेम में पड़कर अपना धर्म भूल चुके हैं। महाराज विक्रम सिंह का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस लड़की को गिरफ्तार करो और आर्यन को अभी दरबार में पेश किया जाए। अगली सुबह का दरबार सामान्य नहीं था। हवा में तनाव था। आर्यन को जंजीरों में नहीं, लेकिन शाही रक्षकों के घेरे में लाया गया और दूसरी तरफ रस्सियों से बंधी हुई वृंदा को लाया गया। जब वृंदा ने आर्यन को शाही वस्त्रों में मुकुट पहने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
वह आरव नहीं था, वो अवंतीपुर का राजकुमार आर्यन था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धोखा, सबसे बड़ा धोखा। आरव, उसके होठों से बस यही निकला। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और उसे वो दर्द दिखा जो मौत से भी बदतर था। महाराज गरजे, युवराज, क्या यह सत्य है कि तुमने इस मामूली लड़की के लिए अपने कुल की मर्यादा भंग की? आर्यन ने सर ऊंचा किया। पिताजी, मैंने मर्यादा भंग नहीं की, मैंने इंसानियत को पहचाना है। ये मामूली लड़की नहीं है, ये वो कलाकार है जिसने मुझे जीना सिखाया है। चुप रहो, महाराज चिल्लाए। कला और प्रेम राजाओं की कमजोरी होते हैं। तुम्हें अभी चुनाव करना होगा, या तो ये सिंहासन और तुम्हारा राजधर्म, या फिर ये लड़की और इसका निष्कासन। वृंदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, बल्कि उस झूठ के जो आर्यन ने इतने दिनों तक जिया। इससे पहले कि आर्यन कुछ बोलता, वृंदा ने रस्सियों के बावजूद अपना सर ऊंचा किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें वही दृढ़ता थी जो उसकी मिट्टी में होती थी। महाराज, वृंदा ने कहा। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक कुम्हारिन राजा से बात कर रही थी। आपको अपने बेटे को चुनने की जरूरत नहीं है। मिट्टी और सोने का मेल वैसे भी नहीं होता। सोना पिघलकर आकार बदल लेता है, लेकिन मिट्टी पककर पत्थर हो जाती है, वो बदलती नहीं। उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब प्रेम नहीं, सिर्फ एक खालीपन था। तुमने झूठ बोला, राजकुमार। तुमने कहा था कि तुम आजादी ढूंढ रहे हो, लेकिन जिसने अपनी पहचान ही छिपा ली हो, वो आजाद कैसे हो सकता है? एक राजा जो अपनी प्रजा से झूठ बोले, वो मेरे प्रेम का पात्र नहीं हो सकता। वृंदा की बातें आर्यन के दिल को चीर गई। वो सच कह रही थी। महाराज ने व्यंग्य से हंसे। देखा आर्यन, इसकी धृष्टता। सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो। कल इसे राज्य निकाला दिया जाएगा। उस रात आर्यन अपनी कोठरी में बंद था। बाहर पहरेदार थे, लेकिन आज आर्यन के पास एक योजना थी। वो वृंदा को ऐसे जाने नहीं दे सकता था। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन युद्ध के लिए नहीं। उसने अपनी अलमारी से वो पुरानी सुराही निकाली जो उसने वृंदा से खरीदी थी, और उसे तोड़ दिया। उसके अंदर से वो सूखा फूल निकला। अगली सुबह जब वृंदा को ले जाया जा रहा था, आर्यन दरबार में पहुंचा। उसने अपना मुकुट उतारा और महाराज के चरणों में रख दिया। पिताजी, आर्यन ने शांत स्वर में कहा, आप मुझसे मेरा राजपाट ले सकते हैं, मेरा नाम छीन सकते हैं, लेकिन आप मुझसे मेरी आत्मा नहीं छीन सकते। वृंदा सही थी। मैं राजा बनने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने झूठ बोला, लेकिन अब मैं सच बोलूंगा। उसने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, मैं आर्यन अवंतीपुर का त्याग करता हूं। मैं एक कलाकार के रूप में जीना चुनता हूं। पूरा राज्य स्तब्ध था। महाराज विक्रम सिंह को लगा जैसे किसी ने उनका अभिमान तोड़ दिया हो। तुम एक लड़की के लिए राज्य छोड़ रहे हो? महाराज ने अविश्वास से पूछा। लड़की के लिए नहीं, सत्य के लिए, आर्यन ने कहा और वृंदा की ओर बढ़ा। उसने वृंदा के बंधे हाथ खोले। मुझे माफ कर दो, वृंदा। मैं आरव नहीं बन पाया, लेकिन उसने दुश्मन की सेना के रास्ते में आग की ऐसी लकीर खींची कि उन्हें रुकना पड़ा, बिना एक भी जान लिए। उसने अपनी बुद्धि और कला से दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उपसंहार, मिट्टी बनी सोना। युद्ध टल गया, धूल जम गई। महाराज विक्रम सिंह घायल थे, लेकिन जीवित थे। उन्होंने देखा कि जिस बेटे को उन्होंने नकारा था, उसी ने बिना हिंसा के राज्य को बचाया, और उसे ये ज्ञान किसी तलवारबाजी ने नहीं, बल्कि उस तुच्छ कला ने दिया था। शाम को महाराज वृंदा और आर्यन के पास गए। वे अब राजा नहीं, एक पिता लग रहे थे। मुझे लगता था कि ताकत लोहे में होती है, महाराज ने वृंदा से कहा, लेकिन तुमने सिखाया कि असली ताकत मिट्टी में होती है, जो आग में तपकर मजबूत बनती है। महाराज ने आर्यन का मुकुट उठाया और उसे वापस आर्यन को नहीं, बल्कि
वृंदा को देने लगे। ये राज्य अब सिर्फ एक वंश का नहीं है, इसे एक नई सोच की जरूरत है। वृंदा ने विनम्रता से मना कर दिया। मिट्टी को मुकुट का बोझ नहीं, बस धूप की आजादी चाहिए, महाराज। समापन। अंत में आर्यन राजा बना, लेकिन उसने एक नियम बदल दिया। अब राजा का कलाकार होना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात थी। वृंदा उसकी रानी बनी, लेकिन उसने कभी रेशम नहीं पहना। वो राजमहल के बगीचे में अपनी कुटिया बनाकर रही, जहां वो हर रोज मिट्टी के बर्तन बनाती थी। अवंतीपुर बदल गया। अब वहां महलों में सोने की नहीं, बल्कि कला की कद्र होती थी। लोग कहते थे कि उनके राजा और रानी ने सिखाया कि मिट्टी भी अगर सही हाथों में हो तो वो मोती से ज्यादा कीमती होती है। और उस सुराही के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उन्होंने एक नई मूर्ति बनाई, दो हाथ जो एक साथ मिट्टी गूंथ रहे थे। ये अवंतीपुर का नया प्रतीक चिन्ह बन गया। 50 वर्ष बाद अवंतीपुर अब केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि कला का तीर्थ बन चुका था। यहां की हवा में अब बारूद की गंध नहीं, बल्कि गीली मिट्टी और ताजे रंगों की महक थी। समय ने अपनी चाल चली थी। महाराज आर्यन और महारानी वृंदा अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल चांदी की तरह चमकते थे और चेहरे पर झुर्रियां थी, जो उनके जीवन के हर सुख दुख की गवाह थी। लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी उस पहली मुलाकात में शिप्रा नदी के किनारे थी। एक शांत शाम, जब सूरज ढल रहा था, वृंदा ने आर्यन से कहा, आर्यन, मेरा समय अब निकट है, मुझे मिट्टी बुला रही है। आर्यन का दिल सिहर उठा, लेकिन वो जानता था कि प्रकृति के नियम को राजा भी नहीं बदल सकता। उसने वृंदा का हाथ थाम लिया। वे दोनों लड़खड़ाते कदमों से राजमहल के उस विशेष कक्ष में गए, जिसे उन्होंने सृजन कक्ष, क्रिएशन रूम बनाया था। वहां सोने का सिंहासन नहीं, बल्कि वृंदा का पुराना घिसा हुआ चाक, पॉटर्स व्हील रखा था। मैं अपनी अंतिम कृति बनाना चाहती हूं, वृंदा ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन आज मेरे हाथों में वो ताकत नहीं रही कि चाक घुमा सकूं। आर्यन मुस्कुराया, उसकी आंखों में आंसू थे। जब हम मिले थे, तब तुमने मुझे चाक चलाना सिखाया था। आज मैं तुम्हारा चाक घुमाऊंगा और तुम उसे आकार देना। अंतिम कृति। आर्यन ने, जो अब एक वृद्ध राजा था, जमीन पर बैठकर चाक घुमाना शुरू किया। वृंदा ने अपने कांपते हाथों से गीली मिट्टी को छुआ। जैसे ही मिट्टी और हाथ का मिलन हुआ, जादू फिर जाग उठा। न कोई शब्द, न कोई बात, बस चाक की घुंघू और दो रूहों का मिलन। वृंदा ने कोई सुराही या मूर्ति नहीं बनाई। उसने दो साधारण दिए, अर्दन लैंप्स, बनाए, एक थोड़ा बड़ा, एक थोड़ा छोटा। जब वे बन गए, तो उसने दोनों को एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिया कि उनका तेल एक दूसरे में मिल सके। ये हम हैं, आर्यन, वृंदा ने कहा। दो अलग दिए, लेकिन ज्योति एक। उस रात वृंदा ने आर्यन के कंधे पर सर रखकर अपनी अंतिम सांस ली। अवंतीपुर की रानी ने सोने के पलंग पर नहीं, बल्कि उस मिट्टी के पास प्राण त्यागे जिससे उसने जीवन भर प्रेम किया था। आर्यन ज्यादा दिन उसके बिना नहीं रह सका। लोग कहते हैं कि वृंदा के जाने के ठीक 7वें दिन आर्यन भी अपनी नींद में ही चला गया। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो अपनी आजादी को पा चुका हो। इतिहास के पन्ने 500 साल बाद, सदियां बीत गई। अवंतीपुर का विशाल महल खंडहर बन गया। राजाओं के बड़े बड़े सोने के बुत, जो उन्होंने अपनी शान के लिए बनवाए थे, लुटेरों ने लूट लिए या समय के साथ गल गए। जिन राजाओं ने अपनी तलवार के दम पर इतिहास लिखना चाहा था, उनके नाम मिट गए। लेकिन एक दिन पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम उस पुराने खंडहर की खुदाई कर रही थी। उन्हें मलबे के नीचे एक सुरक्षित पत्थर के संदूक में कुछ मिला। वहां कोई सोना नहीं था, कोई हीरा नहीं था। वहां पकी हुई मिट्टी के दो जुड़े हुए दिए थे। 500 साल बाद भी
वे वैसे ही सुरक्षित थे। उन पर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसके नीचे एक भोजपत्र पर धुंधली लिखावट थी। राजा मिट्टी है, रानी भी मिट्टी है। जो रह गया वो प्रेम है। सोना पिघल गया, पर मिट्टी आज भी गवाह है। उस खोज ने दुनिया को हैरान कर दिया। वो साधारण मिट्टी का दिया दुनिया के सबसे महंगे संग्रहालय, म्यूजियम में रखा गया। लोग उसे देखने दूर दूर से आते थे। वे उस सोने के मुकुट को देखने नहीं आते थे जो बगल में रखा था, बल्कि उस मिट्टी के दिए को देखने आते थे जिसमें दो प्रेमियों की आत्मा बसती थी। समापन। अवंतीपुर की उस पुरानी कहावत ने अपना अर्थ पा लिया था। आर्यन और वृंदा ने साबित कर दिया कि असली दौलत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद होती है, बल्कि वह है जो हम अपने हुनर और प्यार से दुनिया को देकर जाते हैं। नदी आज भी बहती है, मिट्टी आज भी बनती है, और जब भी कोई कुम्हार अपना चाक घुमाता है तो ऐसा लगता है जैसे आर्यन और वृंदा आज भी उस मिट्टी में कहीं मुस्कुरा रहे हैं। कहानी समाप्त।